अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था और यूं ही डिस्कशन करते करते ये टॉपिक उठा कि क्या हो अगर बीजेपी सत्ता से चली जाए और कांग्रेस आ जाए पार में। अब मेरा फ्रेंड और मैं दोनों आइडियोलॉजिकली बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो हम विश तो करते हैं कि बीजेपी हारे और उनका फैलाया हुआ जहर सोसाइटी से साफ हो। पर क्या ऐसा होगा? क्या होगा अगर इलेक्शंस में बीजेपी हार जाती है? तो क्या होगा अगर कोई ऐसी पार्टी पावर में आए जिसके सिद्धांत बिल्कुल बीजेपी से अलग हो? आज के टाइम में टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कांग्रेस हैज़ द मॉरल हाई ग्राउंड टू बी दैट पार्टी which defeats BJP and does a good job of bringing the spirit of India back. But for the purpose of this video, we'll call this antithesis of BJP the Congress. Hi, I'm Ian Panda और ये वीडियो ना नेसेसरीली राहुल गांधी के कांग्रेस के बारे में नहीं है। मुझ पे ऐसे ही लोग कांग्रेस सपोर्टर होने का आरोप लगाते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आज के दिन कांग्रेस इज नॉट अ गुड इनफ ऑपोजिशन फॉर द बीजेपी। द कांग्रेस लैक्स अ करिस्मेटिक लीडरशिप एंड अ पार्टी वाइड आइडियोलॉजिकल कोर एंड दे हैव शोन दैट दे आर रियली बैड एट हैंडलिंग इलेक्शंस। कुल मिला के वो बीजेपी के ऑपोजिशन के रूप में फेल हैं आज के दिन। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। बीजेपी के खिलाफ तो मैं हूं ही, और मैं चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव हारे और उनके फैले हुए रायते देश भर से साफ हों। क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो चैलेंजेस होंगे जो उस पार्टी को फेस करना पड़ेगा जो बीजेपी को परास्त करके सत्ता में आएगी। इस पॉइंट पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ मैं जो भी कहने वाला हूँ ये मेरे ओपिनियंस हैं। जहाँ भी हो सके अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैं एविडेंस प्रोवाइड करूँगा, पर उसे कैसे परसीव करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कोर्स। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि मुझे बीजेपी से आखिर ऐतराज़ है क्यों। देखिए, बीजेपी वाले कौन हैं ये आपको एक सिंपल गूगल सर्च से पता चल जाएगा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? पर अगर आप अब तक किसी गुफा में बंद थे और पिछले साल गुफा से बाहर आए और देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बयान देते देख चौंक गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी वाले आरएसएस के ही पॉलिटिकल विंग हैं। वही आरएसएस जिसके एक फेमस मेंबर ने गांधी जी को मारा था। तभी तो बीजेपी के लीडर्स अक्सर आपको गॉडसे को महान कहते हुए मिलते हैं। अब आरएसएस ने तब डिनाई किया था गॉडसे के साथ एसोसिएशन, और अब डिनाई करती है बीजेपी के साथ। बट इट डज नॉट टेक अ जीनियस टू फिगर आउट व्हाट्स व्हाट। तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पोजीशन पहले से ही रहा है हिंदुत्व। हिंदुत्व, which while the word translates to Hinduness, refers to this political idea that this country belongs to Hindus and not to the followers of Abrahamic religions like Islam and Christianity. While Hindu here refers to all religious faiths that developed in this land, for example Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, etc., that doesn't change the fact that this is a divisive and supremacist idea. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because this country has people from other religions. They are citizens. अगर मुस्लिम ना भी होते तो क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी वगैरह तो रहते ही। अगर मुस्लिम ना होते then the Hindutva ideology would be demonizing them. 1947 में हमने ये डिसाइड किया कि हम एक रिलीजियस स्टेट नहीं बनेंगे और सेलिब्रेट करेंगे अपनी डाइवर्सिटी को, पर सावरकर और गॉडसे जैसे लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। So in all essence, these were people who had the same mentality as Jinnah. Anyway, सावरकर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं आज के बीजेपी लीडर्स। ये जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, what they mean is basically a हिंदू पाकिस्तान। खैर, जहां अक्सर ये लोग हिंदुत्व को हिंदू के प्रोटेक्शन वाली चीज़ बताते हैं, असल में ये बस बिगट्री है।
a mere excuse to hate on Islam and Christianity, the outsider religions. बीजेपी और आरएसएस के इस अस वर्सेस देम नैरेटिव ने इस देश को नफरत से भर दिया है। आइए कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। एनसीआरबी ने दिसंबर 2030 में रिपोर्ट किया था कि 2020 से 2022 के बीच में हेट स्पीच के केसेस में 45% राइज हुआ। खैर, अब तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिश ही नहीं कर रही। 2017 में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया काउ विजिलेंटेस पे, जिसमें इन्होंने बताया कि 2010 के बाद काउ विजिलेंटेस ने 28 लोगों को मारा एंड मोस्ट ऑफ दीज केसेस हैपेंड आफ्टर 2014। मोदी जी भाषणों में इनकी निंदा करते हैं, पर उनकी पार्टी के लीडर्स इन्हीं गुंडों को सपोर्ट करते दिखते हैं। बीजेपी के लीडर्स आए दिन भड़काऊ बयान देते हैं। मोदी ने खुद पिछले साल के इलेक्शन कैंपेन में 110 इस्लामोफोबिक रिमार्क्स दिए और बड़ी बेशर्मी से इससे मुकर भी गए बाद में इंटरव्यूज में। पिछले साल द हिंदू ने यह रिपोर्ट किया कि 75% ऑफ ऑल हेट स्पीच केसेस बिलोंग टू बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। ये तो है बीजेपी के पिछले 11 साल की लेगेसी, इसीलिए एतराज़ है मुझे बीजेपी से। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, दैट्स नॉट ऑल। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना और उस पर काम करना, इवन इफ दैट आइडियोलॉजी इज एज हेटफुल एज हिंदुत्व, कुड स्टिल बी रेस्पेक्टेड एट सम लेवल। कि हाँ भाई, अपने सिद्धांतों के पक्के हैं, दीज आर फ्लॉड मैन, बट एटलीस्ट दे आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। बट सैडली दैट्स नॉट ट्रू अबाउट द पीपल इन पावर। ये बीजेपी वाले पक्के पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तो बस जुमले हैं इनके, असली खेल तो बस सत्ता और पैसे का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए बताता हूँ। लेट 80s और 90s से ही बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे आंदोलन निकाल के बीजेपी वोट्स बटोरते आई है। ये उनका हिट फॉर्मूला रहा है। अब 40 साल में बीजेपी वाले ये समझ गए हैं कि इनका टारगेट वोटर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे इमोशनल है, तो ये कुछ ना कुछ करके ऐसे इश्यूज बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे टू स्टे इन पावर। जैसे ही बाबरी मस्जिद के प्लॉट पे राम मंदिर बन गया, इनके नए नारे चालू हो गए। अयोध्या तो बस झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। तो कुल मिला के इनकी ये राजनीति कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई प्रॉब्लम या उसका सल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बस एक मुद्दा है जिसे यूज करके राजनीति किया जाएगा। आपको क्या लगता है, देश से मोदी जी सारे मुसलमानों को निकाल देंगे? अजी नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो आप उन्हें वोट फिर किस बात पे देंगे? बट यू सी, वोट एंड पावर aren't the only advantages of this us versus them narrative. जनता जब तक हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन में बिजी रहेगी, उनका ध्यान बटा रहेगा असली मुद्दों से, ज़मीनी मुद्दों से, बढ़ती बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते हुए सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से। और वो ना गवर्नमेंट से सवाल नहीं करेंगे कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो सत्ता में। खैर, देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे कई सालों तक। वहाँ इन्होंने सीखा था कि सिर्फ हिंदुत्व से दाल नहीं गलेगी। इलेक्शन जीतने के लिए इन्हें चाहिए पैसा, अंधा पैसा, और ये पैसा है उद्योगपतियों के पास। उद्योगपति पॉलिटिशियंस को बैक तब करते हैं जब उन्हें पॉलिटिशियंस से कोई फ़ायदा होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म मंत्री और उद्योगपति दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। हाँ, इसमें नुकसान बस आम जनता का है। अदानी अंबानी का तो हम जानते ही थे। इलेक्ट्रल डेटा से हमें और भी पार्टनर्स का पता चला है जिन्हें पिछले 11 सालों में बीजेपी ने बढ़ावा दिया है। पर क्या आप समझ रहे हैं इससे हो क्या रहा है? गवर्नमेंट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का बिगुल बजा के वाहवाही लूट रही है। टॉप बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे हैं और 90% पब्लिक की ज़िंदगी दिन ब दिन और मुश्किल होते जा रही है। राष्ट्र बनता है लोगों से। अगर लोगों का भला करने के बजाय ये सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों का भला करते रहेंगे तो ये राष्ट्रवादी कैसे हुए? इसलिए भी ऐतराज़ है मुझे बीजेपी से। भूल मत जाइएगा कैसे इन लोगों ने मंडी सिस्टम को डिफंक्ट करने के लिए फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किया था, जिससे लॉन्ग रन में फ़ायदा सिर्फ इनके उद्योगपति दोस्तों का होना था, किसानों का नहीं। और कैसे यूपीए के टाइम के 2G स्कैम को मुद्दा बना के सत्ता में आने के बाद इन्होंने बिल्कुल वही किया सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के साथ, जिसका बेनिफिशियरी था भारती ग्रुप। बाय द वे, ऑन एन अनरिलेटेड नोट, वही भारती ग्रुप ने उसी टाइम इन लोगों को
इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू मोटा पैसा दान में दिया था। अब 2 और 2 4 ही होता है, 5 तो नहीं। बार बार हमें देखने मिला है कैसे इनके बनाए पॉलिसीज़ इनके बिजनेसमैन दोस्तों के हित में होते हैं और 90% जनता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। पर फिर भी जनता इन चीज़ों से अनजान रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अनजान रखा जाता है। आम जनता हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है एंड दैट इज़ बाय डिज़ाइन। 80% हिंदू वाले देश में हिंदुओं को ये नैरेटिव बेचा जाता है कि वो खतरे में है। किससे? 17% मुसलमानों से। फेक नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन जिहाद। इस पे मेरा पिछले साल का वीडियो देखिए आप। ऐसे डर का माहौल बना के ये सक्सेसफुली पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में रखते हैं इनके असली एजेंडा से। पर कुछ लोग हैं जो ज़मीनी मुद्दों पे सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों को इनकी काली करतूतें दिख जाती हैं। अब इनसे जूझने के लिए मोदी सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। पहला स्टेप, न्यूज़ मीडिया को खरीद लिया। 2013 से ही टॉप के न्यूज़ एंकर्स 24 घंटे मोदी की प्रशंसा करने लग गए। धीरे धीरे सारे चैनल्स पे प्रो बीजेपी न्यूज़ चलने लगे। एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, मोदी के फ्लफ इंटरव्यूज, दीज बिकेम द नॉर्म। रवीश कुमार ने इन्हें नाम दिया गोदी मीडिया, गोद में पलने वाली मीडिया। पर फिर भी इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया अब भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ती है और सवाल करती है। तो गवर्नमेंट का दूसरा स्टेप था रिपोर्ट्स पब्लिश ना करना। पिछले कुछ सालों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि गवर्नमेंट ने की रिपोर्ट्स पब्लिश करना ही बंद कर दिया है, चाहे वो एनसीआरबी डेटा हो, रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हो या सेंसस डेटा। अच्छा, एक बात बताइए, जब न्यूज़ मीडिया आपके टुकड़ों पे पल रही हो और आप ये क्लेम कर रहे हो कि देश विश्वगुरु बन रहा है, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप जनता से डेटा क्यों छुपाएंगे? इसलिए ना कि उस डेटा में कुछ ऐसा है जो आपके झूठ को एक्सपोज कर सकता है। अब जब डेटा छुपा दिया, न्यूज़ वालों को गोद में बिठा लिया, तो फिर यूट्यूब पे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स निकले जिन्होंने सवाल करना शुरू किया। इन्हें भी चुप कराने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले साल ब्रॉडकास्ट बिल पास करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। एनीवे, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या उन्हें ऑपोजिशन पार्टीज पैसे देती हैं? देती होंगी, क्या पता। मेरे चैनल को तो यूट्यूब भी पैसे नहीं देता। कॉन्स्पिरेसी थियरी से आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग बिग क्लेम्स, सब चंगा सी नहीं है। इकोनॉमी वीक होता जा रहा है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और रुपया हिस्टोरिकली लो पोजीशन पे बैठा है। ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ भी स्लो डाउन कर गया है। इससे काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे हम इकोनॉमिकली स्पीकिंग 2013 में, फिर भी यूपीए की सरकार गिर गई क्योंकि मोदी जी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। अच्छे दिन आए बस अंबानी, अदानी और नेताओं के। तो क्या गलत है मेरा ये सोचना कि बीजेपी को सत्ता से हट जाना चाहिए? पर बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट आज के दिन बीजेपी को हराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं बताता हूँ क्यों। बीजेपी आज देश की सबसे अमीर पार्टी है। अजी, बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, और ये उन्होंने सिर्फ 10 साल में कर दिया। इन कॉन्ट्रास्ट 54 इयर्स मेजॉरिटी में रहने के बाद भी कांग्रेस ने इतना पैसा नहीं कमाया था। आज के दिन बीजेपी इज सेवरल टाइम्स रिचर देन कांग्रेस, और इलेक्शंस में पैसा लगता है। यहाँ बीजेपी हैज़ द अपर हैंड। नेक्स्ट, अर्निंग मनी इज इन द ओनली थिंग बीजेपी डिड इन द लास्ट डेकेड। बीजेपी ने अपने लोग बिठा दिए हैं हर मेजर पब्लिक ऑफिसेज में। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में भी बीजेपी के ही चाटुकार बैठे हैं। तभी तो ऐसे ऐसे न्यूज़ आने के बाद भी बीजेपी पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो ऐसे में इलेक्शंस कितने हद तक फेयर होंगे ये कौन जानता है। लास्टली, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह, ये इश्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन इश्यूज़ का रूट बहुत पुराना है हमारे सोसाइटी में। तो ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे और इन इश्यूज़ को यूज़ करके मोदी योगी जैसे लोग वोट पाते रहेंगे। बट एज आई सी इट, बीजेपी का पार से जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दिन, बिकॉज ऑफ वॉट दे हैव डन इन देयर लास्ट टू स्टे इन पावर। सोसाइटी को जहर से भर दिया है, जहाँ देखो कोई ना कोई कम्युनल टेंशन, और इसका रिटेलिएशन भी होता है। और इन चीज़ों को सोशल मीडिया में
इनकी आईटी सेल इस तरह से फैला रही है जैसे कि जंगल का आग हो। ये नया जनरेशन पिछले जनरेशन से भी ज़्यादा नफरत सीख रहा है। एंड दैट्स नॉट ऑल। मुस्लिम्स को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए फालतू के आइडियाज़ भरे जा रहे हैं लोगों के मन में। गलत हिस्ट्री लेसन्स, सूडो साइंटिफिक आइडियाज़ भरे जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जो एवरेज यूथ है आज के दिन, उसके साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग कैपेसिटी को सिस्टमैटिकली कम किया जा रहा है। वाइल दिस हेल्प्स बीजेपी टू स्टे इन पावर, देश के फ्यूचर के लिए ये बस अंधकार ही लाएगा। क्योंकि अगर देश का यूथ अनपढ़, मिसइन्फॉर्म्ड और रेडिकलाइज्ड होगा तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, इन सारी चीज़ों से देश में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। अमीर गरीब वाली इनइक्वालिटी भी और जातिवाद वाली इनइक्वालिटी भी। क्योंकि हिंदुइज्म को महान बताने के चक्कर में ये हर चीज़ को महान बता रहे हैं, इवन हिंदुइज्म के ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स और सोशल इवल्स को। जैसे कास्ट सिस्टम, पिछले सालों में दलित और आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक हैं तो सेफ हैं कहते हैं चुनावों के टाइम, फिर इन्हीं के कार्यकर्ता दलितों के मुंह पे मुंह देते हैं। तो बीजेपी के पापों का घड़ा भर रहा है और उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बीजेपी के सामने कोई भी आए, उन्हें हराना आज के दिन बहुत मुश्किल है। पर मान लो कोई पार्टी किसी तरह बीजेपी को हरा देती है तो उन्हें क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा पता है? आइए देखते हैं। नंबर 1, रिस्टोरिंग कम्युनल हार्मनी। 90s में एक गाना आता था दूरदर्शन पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। इट वॉज अ पब्लिक सर्विस पीस meant to install pride in all citizens about our diversity of religion, region and languages. हम स्कूल्स में पढ़ते थे कि कैसे हमारा देश सेक्युलर है और हमें गर्व होता था इस बात पे। पर आज सेक्युलर को एक गाली बना दिया गया है। चेंजिंग दिस माइंडसेट वुड बी कांग्रेसेस बिगेस्ट टास्क। और ऐसे फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में पता नहीं वो ये करेंगे कैसे। नंबर 2, डीसैफ्रनाइजेशन। हिंदू सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी ने दीमक की तरह सोसाइटी को खोखला कर दिया है। बीजेपी ने हर पब्लिक ऑफिस में इसी मेंटालिटी के लोग बैठा दिए हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसीज जैसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी क्यों ना हो। कोई भी नई पार्टी इनके बाद आती है तो ये लोग उनके काम में अड़चन डालते रहेंगे। इस सैफ्रनाइजेशन को अनडू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कांग्रेस के लिए। एक मिनट, एक छोटा सा साइड बार करते हैं। जहां भी कोई हिंदुत्व हटाने की बात करता है तो वहां लोगों को लगता है कि हिंदुओं को हटाने की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। हिंदू सुप्रीमेसी जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया है, उसे हटाने की बात कर रहा हूं मैं। हिंदू इस देश में मेजॉरिटी है। इस देश का कल्चर मेजरली हिंदू है और रहेगा। और हिंदुओं को अपने रिलीजन को मानने और उस पर गर्व करने का पूरा हक देता है संविधान। पर यह देश सेक्युलर भी है। यहाँ हर रिलीजन वालों को पूरा हक है उनके रिलीजन को मानने का, बल्कि उनके रिलीजियस चॉइसेस के लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी है। यही बनाता है इस देश को महान और इसे कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बना दें जहाँ दूसरे रिलीजन्स के लिए इक्वल राइट्स ना हो, तो हम में और पाकिस्तान या बांग्लादेश में क्या फ़र्क रह जाएगा। एनीवे, जो तीसरा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए वो होगा इस गिरते हुए इकोनॉमी को ऊपर उठाना, और ये उतना आसान नहीं होने वाला। मोदी सरकार ने फंडामेंटल लेवल पे इकोनॉमी को चेंज कर दिया है। कई की सेक्टर्स को पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया है। देश के कर्जे को पहले से 3 गुना बढ़ा दिया है और चाइना पे हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस को एक अनप्रेसिडेंटली हाई लेवल पे ला के खड़ा कर दिया है। कोई भी पार्टी आज पावर में आए, उसके पास 2 रास्ते होंगे। या तो जैसा चल रहा है चलने दो, इससे देश का ग्रोथ स्लो होगा, या फिर ड्रास्टिक स्टेप्स लो चीज़ों को बदलने के लिए। दिस वुड बी अ गैम्बल। इससे शायद इमीडिएट रिजल्ट्स ना मिले। और इन दोनों सिनेरियोज में कांग्रेस के फिस्कल परफॉर्मेंस को यूज़ करके बीजेपी सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश करेगी। तो चांसेस हैं कि चीज़ें बदले ही ना, बट जो टास्क इन हैंड है वो भी काफ़ी टफ है। जॉब क्रिएट करना, सोसाइटी के वेल्थ गैप को ब्रिज करना, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करना एंड एट द सेम टाइम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करना। इट्स अ टफ आस्क, राइट? चौथा चैलेंज जो रहेगा वो होगा देश के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना। पहले तो समझिए आप कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडा के चलते सोसाइटी में काफ़ी सूडो साइंस भी फैलाया है, जिससे स्टूडेंट्स के रैशनल थिंकिंग कैपेसिटी में काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा है। अब पता नहीं आप मेरे बात से सहमत होंगे या नहीं,
पर आज के दिन देश के यूथ को ज़रूरत है मॉडर्न एजुकेशन की, जिससे वो ग्लोबल वर्कफोर्स के लिए केपेबल बने। आप स्कूलों में रामायण महाभारत पढ़ाना चाहते हैं, ज़रूर पढ़ाइए, बट एज फिलॉसफी, नॉट एज हिस्ट्री। असली रिकॉर्डेड हिस्ट्री को आप मिथोलॉजी से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स मेजरेबल साइंसेस हैं। इसमें आप पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र को सच्चा इतिहास बोल के पढ़ाएंगे, then that's just going to confuse students and make them an object of ridicule when they go abroad into the global scientific community. सुनिए अभी कुछ दिनों पहले एच.सी. वर्मा सर ने क्या कहा इस टॉपिक पे। जो न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग ने काम किया है वो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो नहीं है, कतई नहीं है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यूटन ने जो किया है ना, और उनसे बहुत पहले भास्कराचार्य का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने अपनी हिंदी भौतिकी की समझ में उसको लिखा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में नहीं है वो, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो धरती है उसमें एक स्वाभाविक रूप से आकर्षण करने की शक्ति होती है और उसी के कारण से चीज़ें जो होती हैं वो फॉल करती हैं। तो जो एप्पल की कहानी है, सेब की कहानी है कि वो फॉल किया और उससे न्यूटन को आइडिया आया कि ग्रेविटेशन होना चाहिए, उन्होंने बोला, और वो तो हमारे यहाँ उसके 600 साल पहले ही भास्कराचार्य ने लिख करके इस बात का काफ़ी प्रचार किया जाता है। लेकिन न्यूटन की महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने सेब को गिरते हुए देख करके उनको ध्यान आया कि अच्छा धरती चीज़ों को खींचती है। ये तो बच्चे को ख्याल आता है। न्यूटन को इसके लिए क्रेडिट नहीं देना है। न्यूटन को क्रेडिट इसलिए देना है कि उन्होंने उसका न्यूमेरिकली G m1m2/r², इतने न्यूटन का फोर्स वहाँ लगता है, भास्कराचार्य के इसमें नहीं है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जो मॉडर्न जितना साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, इक्वेशंस बन रहे हैं, समझ विकसित हो रही है, वो सब हमारे ग्रंथ पुराणों में है, ऐसा कहना गलत है। एनीवे, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना और एजुकेशन के रीच को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बट आई थिंक दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। वरना बीजेपी का राज चलता रहा तो देश से डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कम और बाल योगी बाबा और स्नेक चामर्स ज़्यादा निकलेंगे, जिनको पढ़ाया गया होगा कि सारा साइंस वेदों में था। पांचवा और आखिरी चैलेंज होगा डेटा ट्रांसपेरेंसी। अब बीजेपी को हरा के जो भी पार्टी आए पार में, उम्मीद तो करेंगे कि ये इनसे बेटर होंगे, तो उनसे डेटा ट्रांसपेरेंसी की भी उम्मीद होगी। कांग्रेस ने, स्पेशली यूपीए सरकार ने पिछले सालों में जैसा भी काम किया हो, एटलीस्ट दे वर रेगुलर एट पब्लिशिंग रिपोर्ट्स एंड डेटा। पर बीजेपी ने तो इसका मजाक ही बना रखा है। सेंसस 5 साल से ओवरड्यू है। NFHS 5 में कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पॉपुलेशन जिहाद के मिथ को बस्ट कर रहा था, तो इन्होंने NFHS 6 का सर्वे होने के बाद भी रिपोर्ट अब तक रोक रखा है। जिस हालत में हैं चीज़ें आज के दिन, कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और डेटा और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, तो बीजेपी वाले उसी डेटा को यूज़ करेंगे कांग्रेस के अगेंस्ट। हिपोक्रेसी, राइट? पर उसके तो शहंशाह हैं मोदी जी। तो कुल मिला के इस सब से क्या कंक्लूजन निकाला जाए? प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के दिन बीजेपी को हराना, और हरा भी दिया तो सत्ता मेंटेन करके बीजेपी के बिगाड़े हुए चीज़ों को सुधारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। बिकॉज बीजेपी विल कंटिन्यू देयर वॉर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ टू सैबोटेज whichever पार्टी मैनेजेस टू कैप्चर पावर फ्रॉम देम। इनसे भी कोई ख़राब पार्टी आ जाए जो कि और भी डिक्टेटोरियल हो, तो हो सकता है वो सक्सेसफुली इन्हें सत्ता से दूर रख पाए, पर वो देश के हित में नहीं होगा। Isn't that a depressing thought? Are we doomed? कभी कभी ऐसा ही लगता है, पर फिर मन में उम्मीद जागती है कि कुछ तो बदलेगा, काले बादल छटेंगे और इंसाफ का सूरज निकलेगा। बाकी जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है, हम परवरिशे लौह और कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है उसे रकम करते रहेंगे। एनीवे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास के सोसाइटी को गौर से देखें। ये जो आपसी नफरत वाला माहौल बनाया है मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में, डू यू थिंक दिस सर्व्स योर इंटरेस्ट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री? जब आप ये सवाल करने लगेंगे ना, तब आप इनके फेक नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा के झांसे में आना बंद कर देंगे। आप वोट करेंगे रियल और कॉन्सिक्वेंशियल इश्यूज पे, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मेड अप नॉनसेंस लाइक हिंदू खतरे में है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर श्रद्धा हो तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन अब अवेलेबल है।
इसमें आप कोई भी अमाउंट चूज़ करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एडिशनल डेटा और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग माई ईमेल आईडी। कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करें। वीडियो लाइव होने के 24 घंटे तक आई विल बी एक्टिवली एंगेजिंग विद द व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।